हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सभी का अनअकैडमी परिवार पर। मैं निखिल गोयल आप सभी के लिए आपके एसएससी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत खूबसूरत और शानदार सेशन लेकर आया हूं, जिस सेशन में लेडीज एंड जेंटलमैन हम लोग बीएमसी से रिलेटेड, जो कि एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज जो सब्जेक्ट की होती है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आज आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आया हूं। इन क्वेश्चंस को करने से आप लोगों को कुछ पैटर्न पता लगेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड है। तो ये आपको पता लगेगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्लस आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो सही तरीके से चल रही है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और आप प्रिपरेशन वैसी नहीं कर पा रही हैं, तो आपको समझ भी आ जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको एनालिसिस करते टाइम ये भी बताता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलते हैं। और लास्ट में सेशन में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको जल्दी करने चाहिए ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से चले जाए। तो इस ब्यूटीफुल सेशन को करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना प्लस कोर्स स्टार्ट कर चुका हूं। जो भी बच्चा मेरी गाइडेंस में अपनी एसएससी जेई की तैयारी करना चाहता है, सिविल इंजीनियरिंग सीखना चाहता है, तो ये मेरा कोड है एनजी लाइव। जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको एश्योरिटी देता है कि आप मेरी फैमिली का मेंबर बन चुके हो। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू द पेमेंट, तो पेमेंट करते टाइम आपको क्या करना है सर, लास्ट में एक ऑप्शन आता है हैव अ रेफरल कोड का। यहां पर आपको मेरा एनजी लाइव कोड लिखना है, एंड बाय अप्लाइंग दिस कोड यू विल ऑटोमेटिकली गेट 10% डिस्काउंट। और 10% डिस्काउंट जैसे ही आपको अवेल हो जाए, आप निश्चिंत हो जाइएगा, आप मेरी गाइडेंस में आ चुके हैं। आपका एक एक पल कैसे यूटिलाइज करना है वो अब मुझ पर निर्भर करता है, और मैं अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाना जानता हूं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रीवियस ईयर कुछ बीएमसी के क्वेश्चन करवा रहा हूं। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 से 15 सेकंड का समय दूंगा, ताकि आप क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोच सके और उस क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबिलिटी फील कर सके। उसके बाद उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं ही आपको कराऊंगा। तो आप वीडियो को हर क्वेश्चन के बाद पॉज भी कर सकते हैं और अपने आप सॉल्व भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर क्वेश्चन आता है और आप जल्दी से उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना स्कोर जरूर लिखते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, और उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। बिकॉज जितना ज्यादा आप कमेंट में ये चीज लिख के दोगे मुझे उतना समझ में आता रहेगा कि आप लोग अभी कहां पर लाए करते हो, एंड एट व्हाट लेवल यू नीड टू प्रैक्टिस सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन योर एसएससी जेई एग्जाम, जो हाल ही में होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आया। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग टू यू, द डिफेक्ट that is caused by the falling of the rainwater on hot surfaces of the brick is known as, the defect that is caused by falling of the rainwater on hot surface of the brick is known to be as bloating, scuffs, cracks या lamination। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आप लोगों को 10 सेकेंड का समय मिलेगा। बहुत आसान है, ऑप्शन ए बी सी डी। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देख सकते हैं, और मैं इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक एक करके मैं थोड़ी बहुत इनके बारे में आपको चीजें बता देता हूं कि ये होता क्या है। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रैक्स, तो क्रैक ज्यादा कब आते हैं, जब आपके ब्रिक्स के अंदर लाइम ज्यादा हो जाता है। जब आपके ब्रिक्स के अंदर लाइम एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो आप याद रखेंगे उसमें क्रैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब आपके ब्रिक के अंदर एयर वॉइड्स ज्यादा होते हैं, एयर वॉइड्स ज्यादा होते हैं, तो आपकी ब्रिक का सरफेस लेमिनेटेड कहलाता है, यानी वो रिएक्शन कम करता है, उसका रिएक्शन रेट कम हो जाता है, जिसके कारण वो लेमिनेटेड सरफेस कहलाता है। ब्लोटिंग का मतलब होता है आपका, ब्लोटिंग का मतलब होता है कि आपका जो ऊपर का मास होता है, ब्रिक का जो ऊपर का सरफेस होता है, वो फूला फूला हो जाता है। तो आई विल से दैट इट इज अ काइंड ऑफ द स्पॉन्जी मास। स्पॉन्जी मास का मतलब ब्रिक्स का सरफेस जो है वो फूला फूला होता है, परफेक्ट शेप नहीं आती, तो हम कहते हैं ब्लॉटिंग है। और शफ्स आपको पता लग ही चुका है। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया, द जेल स्पेस रेशियो ऑफ अ सैंपल इज गिवन एज 0.589। ये आपको जेल स्पेस रेशियो गिवन है 0.589। आपको बोला गया है कि थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ कितना होगा। आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू कैन यूज कैलकुलेटर एज वेल। आप अपने आप से कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम रहता है, हमें कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आंसर का मुझे इंतजार है कि आप लोगों का जेल स्पेस रेशियो गिवन है एंड यू आर आस्किंग अबाउट द थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट सैंपल। ओके, अभी मैं स्टार्ट करवाता हूं। आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है एंड द फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ इज गिवन टू मी एज 240 into में x का क्यूब, where x is the gel space ratio, I will solve it with the help of calculator and I will get it as, ladies and gentlemen, 240 into 0.589 का क्यूब means 49.04 Newton per mm square. Its answer is option number A. Major thing what you need to learn, you need to learn only and only this formula. और इसी के साथ मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि भैया आप खुद से एक छोटी सी चीज जानकर रखिएगा, दैट इज द जेल स्पेस रेशियो। इसका भी फॉर्मूला होता है और ये होती क्या है इसके बारे में थोड़ी डिटेल रखना, क्योंकि एसएससी 2016 के अंदर इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो अंदाजा मेरा यही कहता है कि 2019 और 20 वाले सेशन में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए दरख्वास्त मेरी, एडवाइस मेरी कि आप लोग इसके बारे में जरूर पढ़ के रखेंगे खुद से। एक बात क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहता हूं, हमेशा कहता हूं कि पूरा साल आप लोगों ने परोस के लिया है। कहने का मतलब है खुद से कुछ नहीं करा। जो फैकल्टी ने आपको, जो एडुकेटर ने, जो आपके परम प्रिय शिक्षक हैं, उन्होंने आपको परोस के दे दिया और आपने ले लिया, नोट्स बना लिए और उन्हीं को पढ़ दिया और उन्हीं के आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर महान बनना है, शिखर तक पहुंचना है तो हाथ पैर खुद मारने पड़ेंगे, क्योंकि स्विमिंग सीखते टाइम भी जब तक गोता खुद से नहीं लगाओगे तो स्विमिंग नहीं आती है। और हर स्विमर आपको धक्का देगा ना उसके पानी के अंदर, ताकि आप स्विमिंग सीख सको। तो भैया लास्ट टाइम पे आप खड़े हो, मेरा मानना यह है कि आप लास्ट टाइम पे अगर खुद से चीज़ों को देखते हैं, खुद से उसकी परख करते हैं, खुद से एनालिसिस करते हैं, तो मेरी ख्याल में आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक बैठती है चीज़। तो लास्ट टाइम पे एक दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप खुद से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने भी बहुत बारी बताया है जेल स्पेस रेशियो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यू शुड क्लियर द कंसेप्ट बाय योर ओन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो थोड़ा सा फॉर्मूला और थोड़ी सी डेफिनेशन याद रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ पार्ट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। व्हाट इज द मैच्योरिटी ऑफ द कंक्रीट सैंपल? टाइम इनटू टेम्परेचर, टाइम अपॉन टेम्परेचर, टाइम अपॉन टेम्परेचर, वो दोनों सेम ही हो गए, टाइम प्लस टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट इज द मैच्योरिटी ऑफ द कंक्रीट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मेरी बात आती है मैच्योरिटी की। जब मैं बात करता हूं तो मैच्योरिटी इज डिफाइंड एज द क्यूरिंग पीरियड इनटू में टेम्परेचर और उसका पूरे का सिग्मा। कहने का मतलब है इफ यू आर हैविंग द 2 और 3 क्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिफरेंट सैंपल्स तो मैच्योरिटी सबका सम करी जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू यू एंड मी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एग्रीगेट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी शोर ऑफ द रिवर एंड प्रोड्यूसेस मिनिमम वॉइड्स इन द कंक्रीट। शब्दों पर गौर देंगे। मिल कहां से रहे हैं? सी शोर से मिल रहे हैं, मिनिमम वॉइड्स दे रहे हैं। उन एग्रीगेट्स को आप क्या कहते हैं? एंगुलर एग्रीगेट, फ्लेकी एग्रीगेट, इर्रेगुलर एग्रीगेट या राउंडेड एग्रीगेट? आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मी 10 सेकेंड इज सफिशिएंट। वो एग्रीगेट जो मिनिमम वॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं, उन एग्रीगेट्स को आप क्या कहते हैं? एंगुलर एग्रीगेट, फ्लेकी एग्रीगेट, इर्रेगुलर एग्रीगेट या राउंडेड एग्रीगेट? चलिए, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात आती है यहां से। एक चीज तो आप याद रखेंगे,
अगर आप एंगुलर एग्रीगेट की बात करते हैं तो एंगुलर एग्रीगेट आप लोगों के मिनिमम वॉइड्स देते हैं, एंगुलर एग्रीगेट आप लोगों के मिनिमम वॉइड्स देते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ देते हैं। और दूसरी मैं बात करता हूँ व्हेनेवर वी एम टॉकिंग अबाउट द राउंडेड एग्रीगेट, तो राउंडेड एग्रीगेट आप लोगों के मैक्सिमम वॉइड्स देते हैं, राउंडेड एग्रीगेट आप लोगों के मैक्सिमम वॉइड्स देते हैं। अब मेरी बात आती है कि हम इर्रेगुलर एग्रीगेट और फ्लेकी एग्रीगेट को कभी कंक्रीट के अंदर यूज ही नहीं करते, स्ट्रेंथ बहुत कम देता है, ठीक है, नॉट यूज्ड इन कंक्रीट, नॉट यूज्ड इन कंक्रीट। तो अभी बात आती है, बच्चों का कहना होता है राउंडेड को भी तो यूज नहीं करते, राउंडेड को कर लेते हैं क्योंकि राउंडेड एग्रीगेट जो है ये मेरे को वर्केबिलिटी ज़्यादा देते हैं, इसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है, तो हम राउंडेड एग्रीगेट को यूज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मी एंड यू मिनिमम वॉइड्स आपको एंगुलर एग्रीगेट दे रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ एक छोटी सी चीज आती है, उसका भी जरा आप लोग ध्यान रखेंगे, एक टर्म आती है दैट इज नोन टू बी एज एंगुलैरिटी नंबर। नाउ व्हाट इज द एंगुलैरिटी नंबर, उस पर भी गौर देंगे। एंगुलैरिटी नंबर की बात पूछी गई है, तो एंगुलैरिटी नंबर का फॉर्मूला नहीं बताना चाहूँगा, वो खुद से करेंगे आप, मैं वैल्यू बताना चाहूँगा, वो हमेशा 0 से इसके बीच में लाई करती है, फॉर्मूला आप खुद से देखेंगे, आपके काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालनी है। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो रिटार्डर की तरह एक्ट करता है, जिप्सम जो है वो एक्सेलरेटर की तरह एक्ट करता है, जिप्सम जो है वो रिटार्डर की तरह एक्ट करता है, या इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी है, जिप्सम से 2 सेंटेंस आए हैं, कैल्शियम क्लोराइड से 1 आया है, दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे अगर आप कर सकते हैं तो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। देखिए, जिप्सम की मैं बात करूं तो जिप्सम हमारे सीमेंट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट के अंदर, सीमेंट जब प्रोड्यूस होती है उसके अंदर 4% मैक्सिमम मिलाया जाता है, जनरली 2 से 3% मिलाया जाता है, ठीक है। क्यों मिलाया जाता है, ये एज अ रिटार्डर एक्ट करता है आपकी सीमेंट के अंदर, आपकी सीमेंट जो है वो सेट जल्दी ना हो, पूरा प्रोसेस फॉलो कर सके, उसमें रिटार्डर की तरह एक्ट करता है। और जो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जब मैं बात करता हूँ, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो ये 2% अमाउंट में मिलाया जाता है, ये 2% अमाउंट में मिलाया जाता है और ये एसेलरेटर की तरह एक्ट करता है। सो आई विल से लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपका जो जिप्सम है ये रिटार्डर की तरह एक्ट कर रहा है, आपका कैल्शियम क्लोराइड एसेलरेटर की तरह एक्ट कर रहा है। पहला सेंटेंस गलत है, दूसरा गलत है, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आता, या क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग क्या होता है? हाई टेम्परेचर की वजह से आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे क्या असर आता है? जल्दी करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी मेरी बात आती है, एक चीज आप याद रखेंगे, whenever there is high temperature in the concrete, तो हाई टेम्परेचर के कारण होता क्या है, आपका लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, आपका लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, और लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। हाइड्रेशन प्रोसेस जो होता है सीमेंट का वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, एंड एवरीबडी नोज दैट कि हाइड्रेशन प्रोसेस अगर इनकम्प्लीट रह गया तो स्ट्रेंथ की जो गेनिंग पावर होती है, स्ट्रेंथ रेट होता है, जो स्ट्रेंथ का गेनिंग रेट होता है वो पूरा नहीं हो पाएगा, स्ट्रेंथ का गेनिंग रेट इनकम्प्लीट रह जाएगा, यानी पूरी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। सो आई कैन से दैट कि स्ट्रेंथ विल बी गोइंग टू डिक्रीज, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्योंकि पूरी स्ट्रेंथ आ ही नहीं पाएगी। सो आई विल से दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी। फ्लेकी एग्रीगेट क्या होता है? उसकी लीस्ट डायमेंशन इज 1/5 ऑफ द मीन डायमेंशन, 2/5, 3/5 और 4/5। आई विल गिव यू ओनली इन 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर बहुत ज़्यादा इजी है, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपके पीछे आया। एक एग्रीगेट फ्लेकी कब होता है? ओके, मैं सॉल्व कर देता हूँ। फ्लेकी एग्रीगेट कहलाता है लेडीज एंड जेंटलमैन जब उसके लीस्ट डायमेंशन एग्रीगेट की, लीस्ट एग्रीगेट या लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन
लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 0.6 ऑफ द मीन डायमेंशन। 0.6 ऑफ द मीन डायमेंशन जब चलता है, यानी 0.6 का मतलब 3/5 हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी। सिमिलरली आपके पास एक और एग्रीगेट आता है, दैट इज नोन टू बी एज द एलोंगेटेड एग्रीगेट। एलोंगेटेड एग्रीगेट में क्या होता है, जब लार्जेस्ट डायमेंशन ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स मीन डायमेंशन, और आई विल से दैट इट इज ऑल्सो इक्वल टू 9/5। तो आप लोग याद रखेंगे 9/5 ऑफ मीन डायमेंशन या 1.8 टाइम्स एलोंगेटेड एग्रीगेट होता है, और 0.6 टाइम्स ऑफ मीन इज फ्लेकी एग्रीगेट। सो अकॉर्डिंग टू मी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर आया, साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट डू नॉट एक्सीड फ्रॉम। फाइन एग्रीगेट का साइज किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2.75, 3 mm, 3.75 और 4.75। बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। 5 सेकेंड का समय मेरे अकॉर्डिंग आपको लगना चाहिए इस क्वेश्चन को पढ़ना, सॉल्व करना, सारी चीज़ें देखना। सॉल्व इट लेडीज एंड जेंटलमैन, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट डू नॉट एक्सीड्स व्हाट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अभी बात आती है यहाँ पर कि फाइन एग्रीगेट की मैं बात करना चाहूँ तो फाइन एग्रीगेट होता क्या है, व्हेन 50% ऑफ द मास, व्हेन 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट इज लेस देन 4.75 mm। जब आपकी लेस देन और इक्वल टू 4.75 mm से कम होती है 50% वॉल्यूम ऑफ द टोटल एग्रीगेट, 50% और मोर, तो उसको कहते हैं फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट के साइज की मैं बात करूं तो कोर्स एग्रीगेट में क्या होता है, 50% और मोर ऑफ द टोटल वॉल्यूम ग्रेटर देन 4.75 mm। सो आई कैन राइट है ना कि 4.75 से बड़ा साइज नहीं होना चाहिए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइन एग्रीगेट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Initial setting time of a rapid hardening Portland cement is nearly what? Initial setting time of the rapid hardening cement कितना होता है, हाफ मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट। जल्दी करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, अकॉर्डिंग टू यू कितना होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है। ओके अभी मेरी बात आती है whenever we are talking about the rapid hardening cement, whenever we are talking about the rapid hardening cement, whenever we are talking about the Portland cement, whenever we are talking about the Portland slag cement, whenever we are talking about the pozzolana cement, whenever we are talking about the extra rapid hardening cement, whenever we are talking about the ordinary Portland cement, all will have 30 minute, all will have 30 minute of IST and 600 minute of FST. Final setting time will be equal to 600 minute, initial setting time will be equal to 30 minute. But whenever we are talking about the quick setting cement, have a concentration here, बहुत important है और एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करूँ तो इसका IST होता है 5 मिनट का। यू शुड लर्न दिस बिकॉज मैंने याद करा है तो आपको भी करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछता है। और सर क्विक सेटिंग सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के आसपास का होता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो अभी आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी, 5 मिनट किसका था क्विक सेटिंग का, 45 किसी का नहीं होता और इतना कम किसी का नहीं होता, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, M25 ग्रेड के लिए स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन परसेंटेज ऑफ इट्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा। M25 ग्रेड के लिए स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन परसेंटेज ऑफ द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा, 7 to 11%, 18 to 28%, 28 to 38 and 38 to 48। I am giving you 40 seconds to solve this question। इतना टाइम तो लग जाएगा सॉल्व करने में, करिए। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का डाटा पूछा गया है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग सॉल्व भी कर रहे हैं तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और फिर सॉल्व करके अपना आंसर चेक जरूर करिएगा। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की मैं बात करता हूँ अगर,
तो सर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? 1 मिनट का वेट करिएगा, 1 मिनट का वेट करिएगा गाइस। अभी मैं लेके नहीं गया। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बात आती है यहाँ से कि स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। दैट इज इक्वल टू 0.66 ऑफ F into CR, वेयर FCR is flexure tensile strength and the flexure tensile strength is what? FCR is the flexure tensile strength. It is equal to 0.7 root of FCK. It is equal to 0.7 root of FCK. तो अभी मेरी बात आती है यहाँ से 0.66 इंटू में 0.7 ऑफ रूट ऑफ FCK मैं कर सकता हूँ. व्हाट इज FCK here? FCK is 25. It is given ना. तो I will say that split tensile strength is equal to 0.66 into 0.7 into root of 25 is 5. When I will solve it, I will get it as 2.31. सर आपको बोला गया है परसेंटेज निकालनी है. यू कैन से दैट 2.31 अपॉन में 25 इंटू में 100 करूँगा, 9 के आसपास आ रही है, 9.3% के आसपास आ रहा है. आई कैन से लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है. 7 से 11 के बीच में लाई कर रहे हैं ना. क्वेश्चन का कंसेप्ट जरूरी है, कैलकुलेशन तुम कर सकते हो. मेरे पास ये चीज़ सॉल्व करी हुई पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी, बट आप लोगों को कंसेप्ट समझ के चलना है. दैट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द इनिशियल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ OPC टू कंप्लीट ऑल केमिकल रिएक्शन, इनिशियल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ OPC टू कंप्लीट ऑल केमिकल रिएक्शन, वाटर रिक्वायरमेंट कितना चाहिए होता है भाई साहब? बहुत सही क्वेश्चन आ गया आपके बीच और बहुत इजी क्वेश्चन है. टू कंप्लीट ऑल केमिकल रिएक्शन के लिए कितना पानी चाहिए होता है? 5 से 8, 8 से 16, 20 से 25 या 35 से 45. इट इज डिपेंडिंग ऑन यू कि आप इसको क्या समझकर और कैसे चूज करते हैं. सॉल्व करिए, फिर मैं इसका डाटा आपको देता हूँ. 10 सेकंड का समय बहुत है क्वेश्चन के लिए. अभी मेरी बात आती है, देखिए बच्चों को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि केमिकल रिएक्शन के लिए जो पानी की जरूरत होती है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन प्रूव्ड दैट कि 23% होती है. जेल के पोर्स की जो पोर्स फिलिंग में काम आता है उसमें 15% लग जाता है. और टोटल पानी कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए फिर कितना हो गया? कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना पानी चाहिए होता है? नियर अबाउट 38%. ये आपको याद रखना है. तो अभी क्वेश्चन में तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन पूछा है ना, तो आई विल से यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं. मैक्सिमम उनको पता होता है 38%, लेकिन भाई जिस चीज के लिए पूछा गया है उस चीज के लिए आंसर करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू मी 23% है. ऑप्शन सी की तरफ ज्यादा मैचिंग जा रही है मेरे आंसर की, तो आई विल से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसाइजर. प्लास्टिसाइजर के एग्जांपल आपके अकॉर्डिंग इनमें से क्या है? हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरोसिलिकेट, जिप्सम या सुर्खी. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन नंबर डी. सॉल्व करेंगे. आई एम गिविंग यू 5 to 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ऐसे होते हैं. ठीक है, सॉल्व इट. ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लास्टिसाइजर की मैं बात करूं. प्लास्टिसाइजर होता क्या है भाई? प्लास्टिसाइजर क्या होता है ये आप लोग खुद करिएगा. ठीक है, आई विल से दैट एक होता है आपका एसिलरेटर, एक होता है आपका रिटार्डर, एक होता है आप लोगों का प्लास्टिसाइजर, और एक होता है आप लोगों का एयर एंट्रेनर, और एक होता है आप लोगों का सुपर प्लास्टिसाइजर. इन पांचों के बारे में जरा बहुत जानने का प्रयास करिएगा. बहुत काम की बात है, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन इसमें आता ही आता है. अभी एग्जाम्पल की जहां तक बात आती है, मैं एग्जाम्पल करवा देता हूँ. प्लास्टिसाइजर के एग्जाम्पल में मैच जो हो रहा है वो मेरे पास हो रहा है हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. और भी एग्जाम्पल लिख लो.
प्लास्टिसाइजर के एग्जांपल आते हैं, एक तो लिग्नोसल्फेट, ये आपको याद रखना है यहाँ से, लिग्नोसल्फोनिक एसिड। इसके बाद मेरे पास आता है पॉलीग्लाइकोल ईस्टर। पॉलीग्लाइकोल ईस्टर बहुत फेमस एग्जांपल है, आपको एग्जाम में जनरली ये चीज याद रखनी है। और तीसरा जो होता है हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीन बहुत जरूरी एग्जांपल है, इसी के साथ सबके एग्जांपल याद रखना। और जोर जो दोगे वो एक तो सुपर प्लास्टिसाइजर और एक एसिलरेटर की तरफ जोर रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ बैचिंग कंक्रीट आर देयर? कंक्रीट को बैच करने के कितने मेथड हैं? 2 मेथड, 3 मेथड, 5 मेथड या 6 मेथड? जल्दी करेंगे। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। देखिए, बैचिंग करने के 2 तरीके होते हैं। बैचिंग जो है ये 2 तरीकों से करी जा सकती है। कौन कौन सी? एक तो होती है आप लोगों की वॉल्यूम वाइज, एक होता है आप लोगों का वेट वाइज। एक तो होता है आप लोगों का वॉल्यूम वाइज और एक होता है आप लोगों का वेट वाइज। जब आपकी स्मॉल कंस्ट्रक्शन होती है, स्मॉल कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आप लोग वॉल्यूम वाइज चलते हैं, लार्ज कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आप लोग वेट वाइज चलते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू व्हाट? 1, 4, 2 या 3? प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट कितनी कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है? 1, 4, 2 या 3? बहुत इजी है। आई विल से इट इज ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है मेरे पास फ्रेश कंक्रीट, एक होता है मेरे पास हार्ड एंड कंक्रीट जो सूख चुका है। 2 तरह के कंक्रीट होते हैं, एक होता है फ्रेश कंक्रीट, एक होता है हार्ड एंड कंक्रीट। तो 2 ही तो हुई मेरे पास कैटेगरी, तो बस 2 ही कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है बेसिकली प्रॉपर्टीज को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन 2016, 2017, 2018 में लगातार 3 साल देखने को मिला है। तो गौर फरमाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और आई विल टेल यू द फॉर्मूला ओनली। आप देखेंगे 2017 में तो 2 बार ही आया था ये क्वेश्चन, मतलब 2 एग्जाम में लगातार पूछा गया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप देखेंगे बहुत काम आएगा। XYZ आर द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ द कोर्स कॉम्बाइंड एग्रीगेट आपको गिवन है। कोर्स फाइन एंड कॉम्बाइंड एग्रीगेट XYZ से मैच हो रहा है, उनके फाइनेस्ट मॉडुलस गिवन है। आपको कह रहा है परसेंटेज ऑफ द P ऑफ द फाइन एग्रीगेट टू द कॉम्बाइंड एग्रीगेट कितना होगा? P टू द कॉम्बाइंड एग्रीगेट कितना होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। बोला गया है यहाँ पर x जो है वो कोर्स है, y जो है वो फाइन है एंड z जो है वो कॉम्बाइंड है, ठीक है। अब आपको बोला गया है परसेंटेज ऑफ द फाइन एग्रीगेट टू कॉम्बाइंड एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट टू कॉम्बाइंड एग्रीगेट आपको निकालना है, तो कितना होगा? इट इज वेरी इजी क्वेश्चन देखी जाए तो। जल्दी सॉल्व करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, आई विल टेल यू द फॉर्मूला, ठीक है। आपको याद क्या करना है? कोर्स माइनस कंबाइंड, कोर्स माइनस कंबाइंड अपॉन में कंबाइंड माइनस में फाइन, अपॉन कंबाइंड माइनस में फाइन। अब ये आता कैसे है ये आप लोग खुद से जानना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। नहीं जानना तो फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला तो बहुत काम का है ये। इसी के साथ मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, वो भी काम आएगी आप लोगों के, ठीक है। फाइन टू कोर्स की रेशियो क्या होगी यहाँ पर? फाइन टू कोर्स का रेशियो क्या होगा या कोर्स के परसेंटेज का रेशियो क्या होगा वो भी जरूरी बनता है। दैट इज द फाइन माइनस कंबाइंड, फाइन माइनस कंबाइंड अपॉन में कंबाइंड माइनस में फाइन। वाई था ना? हाँ ठीक है, यहाँ पर कोर्स आएगा, सॉरी। हाँ जी, अभी इसकी रेशियो मेरे पास आती है x माइनस जेड अपॉन में z माइनस में y, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैं लास्ट में डिराइव करके निकाल देता हूँ इसको, मैं लास्ट में डिराइव करके निकाल देता हूँ। इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, तो
x माइनस वाई निकलता है ना ऊपर। ओ शिट 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 जी, अब ठीक है, अब ठीक है, 1 मिनट का पेशेंस करेंगे, थोड़ी गलती हो जाती है हम लोगों से भी। यहाँ पर कोस माइनस फाइन आएगा, वही मैं कह रहा था, कंबाइंड जब चल रहा है तो कोस माइनस फाइन जाता है। हाँ, यहाँ पर आएगा कोस माइनस फाइन और नीचे आता है मेरे पास कंबाइंड माइनस फाइन, नीचे आता है कंबाइंड माइनस फाइन और यहाँ पर मेरे पास कोर्स आता है, कोर्स माइनस कंबाइंड अपॉन में कंबाइंड माइनस फाइन और उधर कोर्स माइनस कंबाइंड अपॉन कोर्स माइनस फाइन। ये आप लोगों का टोटल फाइन टू कोर्स का रेशियो है। जो भी एग्जाम में पूछा हो आंसर कर देना। अभी फिलहाल बी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों फॉर्मूले याद रखना, क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सिलिका इन द क्वालिटी ऑफ द ब्रिक? सिलिका कितना होता है ये आप लोगों से पूछा गया, ऑप्शन ABCD। जल्दी करेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिलिका कितना होता है? आई विल से लेडीज एंड जेंटलमैन, सिलिका की मैं बात करना चाहूँ ब्रिक के लिए तो इट इज नियर अबाउट 50 से 60%, मैक्सिमम सिलिका ही होता है, मैक्सिमम सिलिका ही होता है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँ एल्यूमिना की, तो एल्यूमिना आप लोगों का 20 से 30% के बीच वेरी करता है। बात करना चाहूँ मैं लाइम की, तो लाइम शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 5%। वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट आयरन ऑक्साइड, रेडिश कलर के लिए काम आता है और कुछ काम नहीं है, 5 से 6%। एंड वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीशिया, इट इज नियरली इक्वल टू 1%। ये याद रखेंगे। इसी के साथ साथ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा भैया सीमेंट का भी याद कर लेना, सीमेंट का भी याद कर लेना। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, काम आएगा। टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट, IS 456 2000 से क्वेश्चन आ गया। BMC कह लो, कंक्रीट टेक्नोलॉजी कह लो, कुछ भी कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट। जल्दी बताओ, 100 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। अकॉर्डिंग टू IS 456 मैक्सिमम हाइट जो आपको दे रखी होती है दैट इज नियरली इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। तो 150 सेंटीमीटर आंसर हो गया इसका, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जनरली हम कितनी हाइट अडॉप्ट करते हैं? जनरली जो हाइट अडॉप्ट करी जाती है वो कितनी होती है? इट इज़ नियरली इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और आई विल से दैट 1 मीटर। तो शब्दों पर गौर फरमाना, अगर आप IAS के एग्जाम में बैठे हो ना तो वो जनरल पूछता है, जेई वाला सिर्फ मैक्सिमम तक ही जाएगा, जनरल पे कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जो कोड में लिखा है जेई उससे आगे नहीं जाता, IAS कंसेप्ट की तरफ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द फाइन एग्रीगेट इन कॉम्बाइंड एग्रीगेट। सर वही आ गया, फाइन एग्रीगेट अपॉन में कॉम्बाइंड एग्रीगेट आपको निकालना है, उसका परसेंटेज है। सो दैट फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ द कॉम्बाइंड एग्रीगेट इज 6.4, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट इज 7.6 एंड 2.8। आपको बोला गया कोर्स एग्रीगेट इज 7.6, फाइन एग्रीगेट इज 2.8, कॉम्बाइंड एग्रीगेट इज 6.4. So you are asking that you need to find fineness upon में combined. I can give you time to solve this question और मैं ही करा देता हूँ, समय अगर कम है आपके पास, चले मैं करा देता हूँ। बात आती है फॉर्मूले पर जाते हैं, तो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। क्या था भैया? कोर्स एग्रीगेट माइनस में कॉम्बाइंड एग्रीगेट अपॉन में कॉम्बाइंड माइनस में फाइन, यही था। तो लगा दो ना, सोच क्या रहे हैं। कोर्स क्या था? 7.6, कॉम्बाइंड क्या था? 6.4 अपॉन 6.4 माइनस में 2.8 इंटू 100। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट आंसर एज कितना? ऊपर आ जाएगा 1.2, नीचे आ जाएगा 3.6 इंटू दिस, 33% के आसपास आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी है, ठीक है ना। चलो फॉर्मूला बेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एग्रीगेट इज कंप्लीटली पास थ्रू द सीव ऑफ 75 mm एंड आर रिटेन ऑन द सीव ऑफ 65 mm, यानी एग्रीगेट का साइज जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 75 से लेकर 60 mm के बीच में इसका साइज लाई कर रहा है। एग्रीगेट विल बी नोन एज द एलोंगेटेड एग्रीगेट इफ इट्स लेंथ नॉट लेस देन व्हाट? इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 75 से 60 के बीच में साइज है। आपको बोला गया है कि एग्रीगेट इलोंगेटेड एग्रीगेट, द एग्रीगेट्स विल बी नोन एज द इलोंगेटेड एग्रीगेट्स अगर उसका लेंथ कितने से कम नहीं है। तो सॉल्व करिए, आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए, फिर हम आपको ये करा देंगे, जल्दी से करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आपके बीच में आया।
चल, अभी बात आती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट लार्जेस्ट डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1/8, ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन जब चलता है तो हम इलोंगेटेड का क्राइटेरिया यहाँ से लिख कर देते हैं। 1.8 मीन डायमेंशन क्या होगी, 75 + 60/2। व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट इट एज 0.9 ऑफ 135। व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट इट एज 9 पंजे 45, 4 27 4 31, 3 9 एकम 9 और 2 12, यानी 121.5 जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था कंसेप्ट, आई होप समझ आ गया होगा। सिमिलरली क्वेश्चन में फ्लेकी पूछ सकता है तो उसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 456 नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ द स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्सेस आर। IS 456 के अकॉर्डिंग कितने ग्रेड्स स्टैंडर्ड कंक्रीट के माने जाते हैं, 3 5 6 या 8। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड, ये आपको पता होना चाहिए, जल्दी लगाएंगे आंसर। चले, मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 तरह के कंक्रीट होते हैं। ऑर्डिनरी कंक्रीट जो M5 से लेकर M20 तक के कंक्रीट को इंक्लूड करता है। उसके बाद मेरे पास आता है स्टैंडर्ड कंक्रीट, ये क्या करता है, M25 से लेकर M55 तक करता था, लेकिन आजकल नए सिनेरियो के बाद 2013 में जब कोड रिवाइज हुआ है तो ये M60 को फॉलो करने लग गया है। उसके बाद आता है आप लोगों का हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ये क्या करता है, इट फॉलोज M65 से लेकर M100 तक के कंक्रीट को इंक्लूड करता है। ठीक है, अभी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन, इसकी बात करी गई है तो M25 से M60 के बीच कितने कंक्रीट है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, 50 है, 55 है, 60 है। MM इनके आगे अपने आप लगा लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंक्रीट आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कई बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है क्वेश्चन में कि यार ये स्टैंडर्ड वाला कंक्रीट को M25 से लेकर M55 तक इंक्लूड करता था, सर ने 60 क्यों लिख दिया। देखिए 2013 में IS 456 कोड रिवाइज हुआ है, तो रिवाइज होने के बाद 55 की जगह 60 इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 60 भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द 7 डे स्ट्रेंथ टू 28 डे स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। 7 दिन की स्ट्रेंथ और 28 दिन की स्ट्रेंथ का रेशियो कितना होता है। बहुत इजी है, सबको पता होना चाहिए गाइस, जल्दी सॉल्व करो। देखो 7 दिन में आती है 70%, 99% 28 दिन में आती है। When I will solve it, I will get it as what? Near about 0.65. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ डाटा लिखवा देता हूँ, काम की बात है तो काम आएगा। 28 डेज की मैं बात करूँ तो रेशियो 28 डेज की मैं बात करूँ अपॉन 28 डेज तो रेशियो आती है 1। 7 डे अपॉन 28 डे की बात करूँ रेशियो में तो इट इज 0.65। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट 7 दिन हो गया, 3 दिन की बात करूँ मैं यहाँ से 28 दिन के आसपास, 28 दिन से 3 दिन का कंपेयर करूँ तो रेशियो मेरे पास आता है 0.4। और अगर मैं एक दिन की बात करता हूँ, 1 डे की बात करूँ 28 दिन से तो इट्स रेशियो इज 1.16। याद रखेंगे ये 4 रेशियो याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 रेशियो। ठीक है, क्योंकि आजकल ना पैटर्न चेंज हो रहा है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द वर्केबिलिटी हैविंग कॉम्पैक्टिंग फैक्टर ऑफ 0.92। सर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जिसका 0.92 है ना, उसकी वर्केबिलिटी कैसी होती है, हाई होती है, लो होती है, मीडियम होती है, या इनमें से कोई नहीं होता। जल्दी करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आपके बीच आया। चल, अभी मेरी बात आती है कि 0.82 जो है, मतलब आपको ये याद रखना है, whenever you are in the category of the low compacting then its limited value is 0.82। 0.82 से नीचे या उससे कम वाली वैल्यू लो कॉम्पैक्टिंग पे आती है। उसके बाद आती है मीडियम की। मीडियम की जो वैल्यू चलती है मेरे पास, इसकी वैल्यू 0.92 से कम या इसके बराबर होती है तो मीडियम कैटेगरी पे आता है, यानी सी समझ आ चुका है। अगर हाई की मैं बात करता हूँ तो हाई की कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू 0.95 से लेकर 1 के बीच रहती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
दूसरी बात आती है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी, ये भी आपको याद रखना है, काम की बात है। इसके बाद मेरी बात आती है कि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू कितने से कितने के बीच लाई करती है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू लाइज बिटवीन 0.65 से लेकर 1 के बीच लाई करती है। इससे कम वाली कंक्रीट को हम नॉट एक्सेप्ट करते हैं। कंक्रीट हैविंग लेस देन और इक्वल टू कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इज इक्वल टू 0.65, जिसकी कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू 0.65 से कम होती है उस कंक्रीट को हम रिजेक्ट कर देते हैं, उस कंक्रीट को हम रिजेक्ट कर देते हैं, लेते ही नहीं है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज प्रेजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में क्या क्या प्रेजेंट होता है? 50% एल्यूमिना, 20% कैल्शियम ऑक्साइड्स, 45% कैल्शियम ऑक्साइड, 35% सिलिका, 25% कैल्शियम ऑक्साइड, 15% सिलिका, 25% मैग्नीशिया, 15% सिलिका। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे जल्दी से। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में क्या प्रेजेंट होता है? चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, कंपोजिशन की बात करूँ तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर 40 से 45% होता है। सिलिका की बात करूँ तो इसके अंदर SiO2 30 से 35% होता है। देखिए मैंने याद कर रखा है तो आपको भी करना है। अभी क्वेश्चन आ चुका है, पहले नहीं आया कभी, एक ही बार पूछा 2017 में, हो सकता है अब भी पूछ ले, इसलिए याद रखेंगे, काम की बात है। एल्यूमिना की बात करूँ तो एल्यूमिना लगभग 10% से लेकर 12% के बीच में लाई करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं मैग्नीशिया की तो मैग्नीशिया बहुत कम होता है मेरा इसके अंदर, दैट इज नियर अबाउट 8% अप्रॉक्सीमेटली, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अब आंसर आपका क्या बन रहा है यहाँ से? कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा जा रहा है, बिल्कुल सही है। 35% सिलिका जा रहा है, सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। एन एग्रीगेट विच पासिस थ्रू 25 mm एंड इज रिटेन्ड ऑन 20 mm फ्लेकी कब कहलाएगा? जल्दी आंसर करेंगे, 15 सेकेंड का समय है। 25 और 20 आपको डायमेंशन गिवन है, आपको बोला गया है फ्लेकी आपको निकालना है, तो ये तो बहुत आसान है। पैंतालीस 135 हो गया। 13.5 mm मेरा आंसर आ रहा है। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ। 0.6 ऑफ मीन डायमेंशन समझ में आ चुका है ना? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑर्डिनरी वर्क के लिए वाइट सीमेंट को यूज नहीं करते। पोजोलाना सीमेंट ग्रे कलर की होती है। C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है। स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब अंटिल इट इज टू बी यूज्ड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी, जल्दी करो। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है आपको। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऊपर वाली स्टेटमेंट एकदम सही लिखी है। ऑर्डिनरी वर्क के लिए हम वाइट सीमेंट को यूज नहीं करते। वाइट सीमेंट जो है वो डेकोरेटिव वर्क के लिए यूज होती है। क्यों? क्योंकि वाइट सीमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। स्ट्रेंथ ऑफ वाइट सीमेंट जो है वो आप लोगों का कम होता है, जिसके कारण हम उसको कभी यूज ही नहीं करते जल्दी से। वो सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस में यूज होती है, जैसे कि आप देखेंगे टाइल्स लगाने में, मार्बल लगाने में, इनमें काम आता है उसका। पोजोलाना सीमेंट का जो कलर होता है वो ग्रीनिश ग्रे होता है, ग्रे नहीं होता, ग्रीनिश ग्रे होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद ऐसा कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ऐसा कुछ नहीं है। आई नो दैट कि टाइम के साथ खुद ही स्ट्रेंथ वेरी करता है। स्ट्रेंथ टाइम के साथ खुद ही वेरी करता है, तो ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब नहीं होगा, वेरी करता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। तो आई कैन से दैट ऑप्शन ए एंड दोनों सही है, ए और सी दोनों ही सही है अभी। तो मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो मल्टीपल चॉइस का आ गया ये। तो अभी मैं सही जो करूँगा, इस तरह का क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए तो मैं किसकी तरफ जाऊँगा? आई विल गो विद ऑप्शन सी। क्यों? आंख बंद करके भी मुझे पता लग रहा है ये सही है। तो जब आंख बंद करके ही पता लग रहा है तो आंख खोलने की क्या जरूरत है? मेरे शब्दों को नहीं, मेरे भावों को समझना। एग्जामिनर सरकारी नौकरी वाला है और सरकारी नौकरी वाला कई बार खेल लेता है। अगर इतनी मेहनत करनी होती तो सरकारी में क्यों आता? तो वो आंख बंद करके कई बार चेक करता है, तो उसको भी वो नजर आ जाना चाहिए आंख बंद वाला सी। तो समझने का प्रयास करना, आप सी की तरफ जाना। अगर इस तरह का कुछ आपके पास फंस जाए, खुद ही एनालिसिस करना, जो आसान लगे उसको कर देना। ठीक है, चलो
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेक टिम्बर फायर रेजिस्टिव? टिम्बर को फायर रेजिस्टिव बनाना है तो इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है? कोटिंग विद tar paint, पंपिंग क्रियोसेट ऑयल इनटू द टिम्बर, सीजनिंग प्रोसेस, या अमोनियम सल्फेट में उसको सोक करवा के? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। 10 सेकेंड और 15 सेकेंड का समय इस क्वेश्चन के लिए। सॉल्व करेंगे जल्दी से। ओके, जल्दी करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आपको बता देता हूँ, फायर रेजिस्टिव अगर आपको अपने टिम्बर को बनाना है, फायर रेजिस्टिव अगर टिम्बर बनानी है यहाँ से, तो एक चीज़ याद रखिएगा, देयर आर मेनी प्रोसेस। लाइक सर एबल प्रोसेस आता है, एक आता है सर एबल प्रोसेस। दूसरा मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आपके पास एक और आता है, दैट इज़ नोन टू बी एज कि आप अपनी लकड़ी को केमिकल में डिप कर सकते हैं। डिपिंग टिम्बर इन वेरियस केमिकल, डिपेंड टिम्बर इन वेरियस केमिकल्स। लाइक आई विल से दैट कि अमोनियम सल्फेट हो गया, लाइक अमोनियम सल्फेट, बोरेक्स, जिंक क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, बोरेक्स, जिंक क्लोराइड, इन सभी की मदद से हम उसको फायर रेजिस्टिव बना सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि एंटी पायरेंस का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। एंटी पायरेंस का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो भी मैं फायर रेजिस्टिव बना सकता हूँ। तो अभी तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, लगा देता हूँ। लेकिन ये प्रोसेस भी आते हैं, और सरेबल प्रोसेस के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सरेबल प्रोसेस जो है वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा खुद से जान लीजिएगा। इन 1 बैग ऑफ द सीमेंट वॉल्यूम इतना आ रहा है, तो 1 टन में कितना बैग चाहिएगा? एक बैग में इतना आ रहा है, तो 1 टन के अंदर कितना बैग चाहिएगा? ऑप्शन ए 10, 12, 15 या 20। जल्दी सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी मुनीमी वाला क्वेश्चन आपके पास आया। आई विल से दैट सबको पता होना चाहिए। एक बैग सीमेंट की मैं बात करूँ तो 50 किलो वजन होता है। एक बैग सीमेंट में 50 किलो वजन होता है, तो 1000 किलो वजन के लिए कितने बैग चाहिएंगे? 50 से डिवाइड कर देता हूँ ना सर, 20 बैग की ज़रूरत पड़ेगी ना। हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, डेंसिटी ऑफ द सीमेंट कितनी होती है सबको पता होनी चाहिए, दैट इज़ 1440। कॉस्ट एंड एस्टिमेशन में काम आएगी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 99% इनिशियल स्ट्रेंथ कब अचीव होती है? 3 दिन, 7 दिन, 28 दिन या 1 साल? आई विल गिव यू 5 सेकेंड, क्योंकि अभी सॉल्व करें सर। 99% स्ट्रेंथ कब अचीव होती है? 3 दिन, 7 दिन, 28 दिन या 1 साल? सबको पता है वी आर अचीविंग 99% स्ट्रेंथ इन 28 दिन। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ द ओपीसी, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन रिपीट है, थोड़ी देर पहले ही करा था। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द केमिकल रिएक्शन कितना होता है? हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था 23%। आई विल से ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर मेजरली यूजफुल फॉर प्रिपेयर कंक्रीट? ये अच्छा है, कितने कंपोनेंट की ज़रूरत होती है कंक्रीट को प्रिपेयर करने के लिए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी है। भाई बहुत ज़्यादा इजी है, मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो सबको पता है कि वी रिक्वायर सीमेंट, उसके बाद हमको ये भी पता है कि वी रिक्वायर कोर्स एग्रीगेट, सिमिलरली फाइन एग्रीगेट, और पानी की भी तो ज़रूरत पड़ती है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 3 सबको पता होता है, चौथा नहीं ध्यान रखते। ये 3 तो पता होते हैं। अब कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिसको कंपोनेंट ही नहीं पता क्या होते हैं, वो तो प्लीज़ फिर थोड़ा दिमाग से काम लेंगे। कई बच्चों को कंपोनेंट पता होते हैं, वाटर को ध्यान नहीं देते, तो आप ध्यान रखेंगे टोटल 4 कंपोनेंट की ज़रूरत होती है का। सिमिलरली इफ़ आई एम सेइंग दैट मोटार बनाने में कितने कंपोनेंट की ज़रूरत है? सर मोटार बनाने में फाइन एग्रीगेट चाहिए, बोले तो सैंड। मोटार बनाने में पानी भी चाहिए, मोटार बनाने में सीमेंट भी चाहिए, मोटार में कोर्स एग्रीगेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसके अंदर 3 होते हैं, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मशीन मिक्सचर्स आर अवेलेबल? 2, 5, 6, 3। मशीन मिक्सचर कितने टाइप के अवेलेबल हैं?
2 5 6 3 जल्दी करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आपके बीच आ गया। 2 5 6 3 आई विल से 3 तरह के अवेलेबल है। कौन कौन से? टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग और रिवर्सिंग। 3 तरह के अवेलेबल हैं, टिल्टिंग, रिवर्सिंग और नॉन टिल्टिंग। सो इट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस वाइब्रेशन कॉम्पेक्शन ऑफ द कंक्रीट क्या कर सकती है? ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन, एयर बबल्स या हाई स्ट्रेंथ? एक्सेस वाइब्रेशन क्या कर सकती है? सेग्रीगेशन कर सकती है, हाई स्ट्रेंथ, एयर बबल या ब्लीडिंग? जल्दी करेंगे। चलिए, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कई किताबों के अंदर मिलेगा ब्लीडिंग, आपको कई किताबों के अंदर ब्लीडिंग मिलेगा, लेकिन गलत है। एक्सेस वाइब्रेशन आप लोगों का सेग्रीगेशन कॉज करता है। ज़्यादा वाइब्रेशन अगर आप कर देते हो तो आपके एग्रीगेट और सैंड के बीच की बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर आपको पार्टिकल्स का सेग्रीगेशन मिल जाता है। सेग्रीगेशन के कारण आपके वॉइड्स आ जाते हैं, फिर आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कई किताबों में ए लिखा होगा, मुझे नहीं पता क्यों, बट एक्चुअली में द रीजन इज सेग्रीगेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द बिलो प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट इज नॉट डिजायरेबल? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एग्रीगेट के डिजायरेबल नहीं होती? स्मूथ टेक्सचर, वेल ग्रेडेड, एंगुलर शेप और स्मॉलर साइज। ऑप्शन ए बी सी डी। चल, अभी बात आती है यहाँ से कि जनरली मेरे अकॉर्डिंग लेडीज एंड जेंटलमैन हम एंगुलर शेप को यूज़ नहीं करते हैं। देर आर वेरियस रीजन, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू एसएससी आई विल गो विद द स्मूथ टेक्सचर, बिकॉज स्मूथ टेक्सचर में क्या होता है कि आपकी पकड़ अच्छी नहीं हो पाती, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर जो कोहेजन, आई विल से दैट बॉन्डिंग जो होती है एग्रीगेट्स की आपस में, वो बेकार हो जाती है और सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर है वो इस पर नहीं चिपक पाता। सो आई विल से दैट कि एग्रीगेट में हम लोग स्मूथ टेक्सचर को नहीं प्रोवाइड करना चाहते। वैसे हमारी सारी चीज़ें चलती हैं। अभी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो को ध्यान में रखना चाहूँ, वाटर सीमेंट रेशियो को ध्यान में रखना चाहूँ या सरफेस एरिया को ध्यान में रखना चाहूँ, तो हम किसको यूज़ करना चाहेंगे? भाई सरफेस एरिया को अगर ध्यान में रखोगे ना, तो हम एग्रीगेट को यूज़ करना चाहेंगे, इसको हम यूज़ करना चाहेंगे। क्यों सर? इंटरलॉकिंग और सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है। ठीक है, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज 27, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा? अगर आपको बोले कि मीन स्ट्रेंथ जो है M20 ग्रेड का 27 है, ग्रेड कौन सा FC के कितना है, दैट इज 20, तो मीन डायमेंशन कितना होगा, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा, सिग्मा कितना होगा? बहुत इजी है गाइस, देयर इज अ फॉर्मूला रिगार्डिंग दिस कि FC के इज इक्वल टू में FM प्लस में 1.65 सिग्मा। आई विल से व्हाट इज FC के, दैट इज 27, दैट इज 27, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। FC के इधर आएगा और FM इधर आएगा, गलती से हो जाता है कई बार यार। FM इज इक्वल टू FC के प्लस 1.65 सिग्मा, दैट इज 27 प्लस में दिस। आई विल सॉल्व इट, आई विल गेट इट एज 1.65, 700 अपॉन 165 इज इक्वल टू सिग्मा। व्हेन आई विल सॉल्व इट, आई विल गेट इट एज कितना, लगभग 4 के आसपास आ रहा है मेरा ऑप्शन, 4 के आसपास जाएगा क्योंकि 16 चौक 64 होता है। हाँ, तो 4 के आसपास जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिक सा, बट यू नीड टू लर्न, यू नीड टू लर्न ओनली दिस, यू नीड टू लर्न ओनली दिस। ठीक है, इसी के साथ एक लोड भी आता है, इसी के साथ एक लोड भी आता है, दैट इज नोन टू बी एज द मीन लोड। अभी यहाँ बात आती है मेरी कि एक तो होता है आपका PCK, एक आता है आपका PM, एक आता है आप लोगों का प्लस में P 1.65 सिग्मा। व्हाट इज द PCK? PCK इज द कैरेक्टरिस्टिक लोड। दिमाग में आजकल ये चीज़ें चल रही हैं क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, तो एग्जाम में ये चीज़ें आने के चांस बन रहे हैं। ये कहलाता है मीन लोड, ये कहलाता है मीन लोड। अभी स्ट्रेंथ के बारे में चीज़ पूछ रहे थे, लेकिन फॉर्मूला इंटरचेंज हो जाता है व्हेन एवर वी आर गोइंग विद द लोडिंग कंडीशन। ठीक है, चलिए परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट इतना है, कॉम्बाइंड विद द कोर्स एग्रीगेट, फाइननेस मॉडुलस, ये सॉल्व करो भाई साहब। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में आपको बोला गया
कि percentage of the aggregate of the fineness modulus 2.6 to be combined with coarse aggregate of fineness modulus this, obtaining the aggregates of fine aggregates है, लास्ट वाला जो है ये fine aggregates होगा, obtaining the aggregates of this, solve it. Now ladies and gentlemen, according to you and me, it is given to me in the question that कोर्स एग्रीगेट की मैं बात करूँ तो फाइननेस मॉडुलस जो मुझे गिवन था वो 6.8 है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से पढ़ूँ तो ये मुझे गिवन है फाइन, ये लास्ट वाला फाइन है ना, आई विल से दैट ये मुझे गिवन है यहाँ पर, एक मिनट, द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द फाइननेस मॉडुलस 2.6, कोर्स एग्रीगेट इतना, ऑब्टेनिंग द एग्रीगेट, सो मिक्सचर का मुझे गिवन है, फाइन एग्रीगेट 2.6 गिवन है और मिक्सचर कंबाइंड एग्रीगेट का फाइननेस मॉडुलस मुझे गिवन है 5.4. निकालना क्या है यार, फाइन टू कंबाइंड की रेशियो निकालनी है, कितनी बार करा हमने, कोर्स एग्रीगेट माइनस में कंबाइंड एग्रीगेट अपॉन कंबाइंड एग्रीगेट माइनस में कोर्स फाइन एग्रीगेट इनटू 100. व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट इट एज 1.4 अपॉन में ये आ जाएगा 14 में से 8 और 2.8 इंटू 100, तो 50 आ रहा है. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. मैंने फॉर्मूला यूज़ करा है, कुछ नहीं करा, ध्यान देंगे सिर्फ फॉर्मूला, ठीक है. आगे बात आती है, इफ़ द स्लम्प ऑफ द कंक्रीट इज 60 mm, वर्केबिलिटी कितना होगा. अगर आपका स्लम्प जो है वो 60 mm है तो वर्केबिलिटी क्या होगा. टेबल लिखवा देता हूँ, टेबल ही है और कुछ नहीं है. कई बार होता है 0 से 25 mm, 50 से 100 mm, 100 से 175 mm. याद रखिए 0 mm वाले को हम कहते हैं वेरी लो या फिर एक्सट्रीमली लो, कुछ भी कह लो. उसके बाद आता है मेरा लो, उसके बाद आता है मेरा मीडियम एंड उसके बाद आता है मेरा हाई. तो तुमको एक चीज़ तो समझ आ गई है, 60 mm किसके बीच लाई कर रहा है भैया, मीडियम के लिए. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. याद रखेंगे, छोटी मोटी काम की बातें. इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जेल स्पेस रेशियो ऑफ द सैंपल. आ गया क्वेश्चन जो मैं कह रहा था, जेल स्पेस रेशियो का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. तो याद रखना भाई साहब, फॉर्मूला है और कुछ नहीं है. जेल स्पेस रेशियो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द जेल अपॉन में स्पेस अवेलेबल, 0.657 इंटू में सी अपॉन में 0.319 इंटू सी प्लस में डब्ल्यू फॉर्मूला है. अब सारी चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या गिवन है मुझे यहाँ से. सर क्वेश्चन में सी क्या है, सी इज़ द सीमेंट एंड डब्ल्यू इज़ द वाटर कंटेंट. व्हाट इज़ द जेल स्पेस रेशियो ऑफ द सैंपल ऑफ द कंक्रीट. अगर मैं 600 ग्राम सीमेंट से अपना वाटर सीमेंट रेशियो 0.65 रख रहा हूँ तो कैसे क्या बन रहा है, कैन यू प्लीज़ टेल मी. वाटर सीमेंट रेशियो गिवन है, अगर मैं इस वाले में से पूरा सी कॉमन ले देता हूँ, आई कैन राइट इट एज 0.657 इंटू में सी अपॉन सी इंटू में 0.319 प्लस में डब्ल्यू अपॉन में सी. कोई डाउट तो नहीं है, मैंने सी पूरे में से कॉमन ले दिया, सी से सी कट गया, अभी कुछ नहीं है, सारी वैल्यू पुट करा. 0.657 अपॉन में 0.319 प्लस में W.65 गिवन है W बाई सी. व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट आंसर. जब सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा. मेरे पास आंसर जो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है. मेजर थिंग जो थी वो मैंने बताई आपको, एक तो ये याद रखना है और एक वो याद रखना है, ठीक है. चलिए WP and WF are the weight of the cylinder of the partially combined and fully compacted concrete. पार्शियली कॉम्पैक्टेड अपॉन फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का रेशियो क्या होता है, पहले तो मैं वही बता देता हूँ. इसको बोलते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, इसको बोला जाता है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर. और आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का वैल्यू 0.95 है, 0.95 है. तो भैया कौन सी वर्केबिलिटी है ये, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना भाई. कैसे सर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी. आपको ध्यान होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन में हमने ये सॉल्व करी है. तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा लेडीज़ एंड जेंटलमैन. और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चा मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहता है, ये मेरा कोड है NG लाइफ, और इसी तरह मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए. अभी क्या है कि हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं,
बट मेरा पढ़ाने का जो एम रहता है वो यही रहता है कि मैं बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल बता सकूं, और मानो ना मानो मैं अपने एम में सफल भी हो रहा हूँ। क्योंकि कई बच्चों का मेरे साथ ऐसा कहना होता है कि सर हम जब साइट पे जाते हैं और वो चीज़ सामने देखते हैं तो आपके वो शब्द याद आते हैं जो आप पढ़ाते हुए हमें बताते हैं। मैंने यूट्यूब पे भी कई लेक्चर लिए हैं, और जो मेरा पेड कोर्स है वो एनजी लाइव कोर्स से आपको मिल सकता है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, तैयारी जोरों शोरों पे करते रहो।